हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लिगैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड के बारे में बताया था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है उसे रिकॉल कर देता हूं। तो पहला लिगैंड, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द लिगैंड। लिगैंड के बारे में अगर आपने चीज़ें समझ ली तो समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 25% कंप्लीट कर चुके हैं। तो व्हाट इज द लिगैंड? लिगैंड क्या है? तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इनटू वैकेंट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड लिगैंड। वैसे स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इनटू वैकेंट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल मेटल और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है लिगैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड बेस्ड ऑन चार्ज, जैसे नेगेटिव लिगैंड बताया था, न्यूट्रल लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। डेंटिसिटी क्या है? तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ए लिगैंड। एक लिगैंड कितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। इसमें पहला बताया था मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड, मतलब ऐसी लिगैंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो मोस्ट लिगैंड क्या होती है? तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड होता है। फिर आपको मैंने बताया था बाइडेंटेट लिगैंड, ऐसी लिगैंड जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगैंड। तो जो इसमें जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए कि जो इथिलीन डायमीन होती है, ऑक्जेलेट होता है, ग्लासिनेट होता है, ये सारे क्या होते हैं? तो बाइडेंटेट लिगैंड होते हैं। उस तरह से पॉलीडेंटेट लिगैंड बताया था। पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या है? तो ऐसी लिगैंड जो एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगैंड। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मैंने बताया था ईडीटीए, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, दैट इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। मतलब ईडीटीए क्या होता है? तो हेक्साडेंटेट मतलब एक लिगैंड 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। उसी से आपको मैंने बताया था एम्बीडेंटेट लिगैंड, मतलब ऐसी लिगैंड जिसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम होती है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो कोई एक एटम लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगैंड। जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थाओसाइनाइड, आइसोथाओसाइनाइड, सानेट, आइसोसानेट, तो ये सारे क्या? नाइट्रो, नाइट्रिटो, ये सारे क्या हैं? तो एम्बीडेंटेट लिगैंड है। फिर आपको मैंने बताया था चैलेटिन लिगैंड। चैलेशन मतलब रिंग की फॉर्मेशन, मतलब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड जो होती है वो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग की फॉर्मेशन करता है, कहलाता है चैलेटिन लिगैंड। जो रिंग की फॉर्मेशन होती है वो 5 और 6 मेंबर होती है। जो 6 मेंबर की रिंग होती है मोस्ट स्टेबल होती है क्योंकि उसमें रिंग की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और वो कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में पाया जाता है। 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं बन पाता है कभी भी, क्योंकि रिंग के अंदर स्ट्रेंथ होती है अपने आप टूट जाता है। जितनी ज़्यादा रिंग की फॉर्मेशन होती जाएगी, मतलब जितना ज़्यादा स्टेलेशन होता जाता है उस कॉम्प्लेक्स की इंट्रोपी बढ़ती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन और फील्ड स्ट्रेंथ। तो वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ऐसे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से नहीं पेयर करता है वो वीक फील्ड लिगैंड कहलाता है या हाई स्पिन लिगैंड कहलाता है। मोस्ट लिगैंड आपका क्या? तो बिग फील्ड और हाई स्पिन लिगैंड है। फिर आपको मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऐसे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, या इसी को कहते हैं लो स्पिन लिगैंड। जैसे साइनाइड, CO, ये सब क्या है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। फिर आपको मैंने बताया था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो कुछ लिगैंड जो होती है, कुछ लिगैंड सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन पाई बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। इसके एग्जांपल्स जैसे सियानाइड है, कार्बोनाइल मतलब CO है, NO+ है, ये सारे क्या हैं? तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। तो इतना तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यदि किन्हीं का छूटा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाकर के इस लेक्चर को देख जाएं, ठीक है? मतलब प्रीवियस लेक्चर को देख जाएं, तब आज के लेक्चर में आएंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करता है लिगैंड्स इनटू वैकेंट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल मेटल। मतलब अगर ये सेंट्रल मेटल है तो इसको जितनी कुल टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड्स, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी लिगैंड्स हैं
वो जितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कुल लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, वह उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इज कॉल्ड व्हाट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये टोटल नंबर, ये क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल, इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल कहलाता क्या है, इज कॉल कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जो कुल लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है वह इसकी क्या कहलाती थी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड व्हाट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल बाय लिगैंड इज कॉल्ड व्हाट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्वियसली अगर कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑफ सेंट्रल मेटल बाय लिगैंड, बाय लिगैंड्स, ये कौन डोनेट करता था, लिगैंड्स, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, फॉलोइंग कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हो गया फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट वन इज द K4 एफिशिएंट 6, K4 एफिशिएंट 6 में सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, यहां सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो यहां पर एक CN K4 एफिशिएंट 6 है, तो एक CN एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, CN माइनस इज द मोनोडेंटेट लिगैंड, तो एक CN एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 CN कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 CN माइनस क्या होती है, तो मोनोडेंटेट लिगैंड होती है, तो एक CN माइनस एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 CN माइनस 2, तो 6 CN माइनस कितना करेगा, तो 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगी, तो 6 हो जाएंगी। तो K4 एफिशिएंट 6 में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो 6 है, एक CN माइनस एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 CN माइनस कितना लोन डोनेट करेगा, तो 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो 6। उसी तरह से सेकेंड वन दैट इज CuNH3 ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज सेंट्रल मेटल, इट इज लिगैंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर CuNH3 है, तो एक NH3 कितना, तो NH3 द मोनोडेंटेट लिगैंड, मतलब एक NH3 की मॉलिक्यूल एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो 4 NH3 की मॉलिक्यूल कितना करेगा, तो 4। ध्यान दीजिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वो कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर, इट इज नॉट एन लिगैंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो लिगैंड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो लिगैंड का काम करा, मतलब वो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल। तो NH3 क्या होती है, तो मोनोडेंटेट लिगैंड होती है, तो एक NH3 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑब्वियसली 4 NH3 कितना डोनेट करेगा, तो 4। इसीलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएंगी, तो 4 हो जाएंगी। उस तरह से थर्ड वन अगर हम लोग ले लेते हैं, ये CO, ये ले लेते हैं CuNH3 होल 3Cl3, अगर ये ले लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पर NH3 क्या है, तो मोनोडेंटेट लिगैंड है, Cl माइनस क्या है, तो मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो एक NH3 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3 NH3 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन, एक Cl माइनस एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3Cl माइनस 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल कितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगी, तो 3a 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, तो ये 6 हो गई। तो CuNH3 होल 3Cl3 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, तो 6 हो गई। उस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि यदि सपोज है
अरे अपन ले लेते हैं, ये अगर है सपोज ये K4 Ni C2O4 होल 3 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो जरा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। निकेल इज द सेंट्रल मेटल, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है निकेल इज द सेंट्रल मेटल, और ये क्या है तो लिगैंड। तो यहां पर C2O4 है, आपने पढ़ा है कि C2O4-2 क्या होती है, तो बाइडेंटेट लिगैंड याद रखने के लिए बोले थे कि जो ऑक्जेलेट आयन है C2O4-2 मतलब क्या, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड से आया, मतलब ऑक्जेलिक एसिड में से एक H+ को निकाल दिया जिसमें, तो C2O4-2 क्या है, तो एक बाइडेंटेट लिगैंड है। तो एक C2O4-2 कितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो दो, एक यहां से एक यहां से, तो एक C2O4-2 दो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 कितना कर देगा, तो 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो C2O4 क्या है, तो बाइडेंटेट लिगैंड है, तो एक C2O4 दो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 कितना कर देगा, तो 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 6। तो C2O4-2 क्या है, तो बाइडेंटेट है, तो एक C2O4 कितना डोनेट करेगा, तो दो लोन पे, तो 3 C2O4 कितनी डोनेट करेगा, तो 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 6 हो गई। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जी सपोज ये आपका CO इन होल 2, ये CO होल 2, ये आपका सपोज NH3 होल 2 ACl3 है, सपोज ये है जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो ध्यान दीजिए, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड दिस इज द सेंटर मेटल, CO इज द सेंटर मेटल, और इन इज द लिगैंड एंड NH3 इज द लिगैंड। तो इन मीन्स व्हाट, इन मीन्स इथिलीन डायमीन, इन मीन्स इथिलीन डायमीन, दिस इज CH2 NH2, इट इज द इथिलीन डायमीन, CH2 NH2, दिस इज द बाइडेंटेट लिगैंड। तो इथिलीन डायमीन क्या होती है, तो बाइडेंटेट लिगैंड होती है, मतलब एक यहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है, एक यहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। तो इथिलीन डायमीन इज द बाइडेंटेट लिगैंड। तो एक इथिलीन डायमीन कितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2। तो ऑब्वियसली टोटल लोन पे इलेक्ट्रॉन कितनी डोनेट हो गई, तो एक इथिलीन डायमीन की मॉलिक्यूल 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो दो इथिलीन डायमीन की मॉलिक्यूल कितना, तो 4 लोन पेयर। और NH3 इज द मोनोडेंटेट लिगैंड, NH3 एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो एक NH3 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो 2 NH3 कितनी, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल कितनी हो गई, तो एक इथिलीन डायमीन 2, तो 2 हो गया, अच्छा, और ऑब्वियसली ये 2 6। ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो होता है वो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, दैट इज नॉट एन लिगैंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वही आपकी लिगैंड है, मतलब इथिलीन डायमीन इज द लिगैंड एंड अमोनिया इज द लिगैंड, जबकि क्लोराइड यहाँ पर क्या है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल कितनी हो गई, तो 2 2 4 और 2 6। इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट होती है, तो एक इथिलीन डायमीन की मॉलिक्यूल 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो 2 कितना, तो 4 2 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, तो ये 6 हो गई। उस तरह से 6 बनाइए। अब ले लेते हैं, सपोज ये है, ये FeEDTA-2, FeEDTA-2। अब जरा देखिए, EDTA मतलब व्हाट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। EDTA मतलब क्या, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। इथिलीन मतलब CH2 हो गया, डायमीन मतलब ये NH2 टेट्राएसिटेट मतलब एक एसिटेट, यहाँ पर CH3C-, ये CH2C-, ये CH2C-, और ये CH2C-। तो ऑब्वियसली ये क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। तो ये क्या है, तो यहाँ से एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होगी, एक यहाँ से डोनेट होगी, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से का। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट क्या है, तो हेक्साडेंटेट लिगैंड है। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट क्या है, तो हेक्साडेंटेट लिगैंड है। तो एक EDTA कितना, तो 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, तो ये 6 हो गई। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल बाय लिगैंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन निकाल कर आपको बताया, विशेष असाइनमेंट के अंदर बहुत सारा उससे कर सकते हैं। पहले से लिखिए, नाउ मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म
इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिज्म। तो टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, दो प्रकार की मैग्नेटिज्म होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक होती है पैरामैग्नेटिज्म और दूसरी होती है डायमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है, गुण है, कैरेक्टर है सब्सटेंस की, जिसके कारण कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होती है। तो मैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी है किसकी? तो सब्सटेंस की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच जिसके कारण, ड्यू टू विच सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड, substance get attracted or repelled, substance get attracted or repelled by magnet or magnetic field, या कह सकते हैं magnetic field, और magnetic field is called, कहलाता क्या है? is called magnetism in coordination compound, is called magnetism in coordination compound। तो magnetism in coordination compound क्या है? तो प्रॉपर्टी है किसकी? तो सब्सटेंस की, जिसके कारण सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है। तो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दो टाइप की मैग्नेटिक, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। एक होती है पैरामैग्नेटिज्म, एक होती है पैरामैग्नेटिज्म, एक होती है पैरामैग्नेटिज्म और दूसरी होती है डायमैग्नेटिज्म, दूसरी होती है डायमैग्नेटिज्म। ऐसे इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों को बेसिक क्लासेस में बताया था। तो फर्स्ट में जब पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की ड्यू टू विच सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई सब्सटेंस, कोई वस्तु चुंबक की तरफ आकर्षित होता है या कि चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो अगर किसी चुंबक को रख देंगे तो जितनी दूर तक दूसरे सब्सटेंस को आकर्षित या विकर्षित करता है वह उसकी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो किसी मैग्नेट को, कोई मैग्नेट जितनी दूरी तक दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट और रिपेल करता हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है किसकी? तो सब्सटेंस की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी वस्तु की वह गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड, कहलाता है, इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड, and substance is called, and substance is called, and substance is called, और जो सब्सटेंस होती है कहलाती है पैरामैग्नेटिक। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है, गुण है सब्सटेंस की, जिसके कारण कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होती है। तो व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और सब्सटेंस कहलाती है पैरामैग्नेटिक। तो कौन सी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगी? तो वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। तो वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या करता है? तो दूसरे वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होता है। तो सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, अगर किसी भी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो स्पिन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेट की तरफ से आकर्षित होती है। तो जिस सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होती है। अगर किसी सब्सटेंस के पास मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ज्यादा क्या होगी? तो पैरामैग्नेटिक होगी। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म।
कोई ऐसी सब्सटेंस होती है जो सीधे चुंबक से जाकर चिपक ही जाता, तो ये कहलाता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इतनी ज्यादा आकर्षित हो कि सीधे चुंबक से जाकर चिपक ही जाए, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑब्वियसली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड व्हाट? तो फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सारा क्या शो करता है? फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक कैरेक्टर पैदा हो जाती है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देंगे तो उसके अंदर ही एक मैग्नेट की कैरेक्टर आ जाती है, एक चुंबक का गुण आ जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। तो कौन सी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगी? तो सब्सटेंस हैविंग, वैसे सब्सटेंस जिसके पास हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल व्हाट? तो पैरामैग्नेटिक, विल पैरामैग्नेटिक। तो वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होता है? तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पैरामैग्नेटिक। तो ऑब्वियसली ग्रेटर विल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ग्रेटर विल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी ग्रेटर विल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर विल उतनी ज्यादा होती है क्या? तो स्ट्रॉन्गर विल उतनी ज्यादा होती है क्या? तो स्ट्रॉन्गर विल पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उतनी ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होती है, उतनी ज्यादा उसके अंदर चुंबकीय पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगी। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होती है जो सीधे चुंबक से जाकर चिपक ही जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम फॉर्म। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मतलब कोई ऐसी सब्सटेंस जो आकर्षित ही नहीं हुई, चुंबक की तरफ आकर्षित ही नहीं, बल्कि चुंबक से आकर्षित होकर सीधे आकर चुंबक से चिपक ही गई, तो ऐसे फॉर्म को कहते हैं एक्सट्रीम फॉर्म। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। ध्यान रखिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी आयरन आना जल चुंबक जाता है, कोबाल्ट है, निकेल है, तो ये सारे क्या हैं? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है वह मैग्नेटिक फील्ड में रहने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कुछ समय तक छोड़ देंगे तो उसके अंदर ही चुंबकीय गुण आ जाता है, वो भी एक मैग्नेट की तरफ काम करने लगता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैरेक्टर होती है। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिज्म होती है किसी सब्सटेंस की, वह मेजर करी जाती है मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा। तो पैरामैग्नेटिज्म जो कौन सी सब्सटेंस कितनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है वो मेजर करी जाती है, इज मेजर्ड बाई मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो पैरामीटर है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो एक पैरामीटर है जिसके द्वारा सब्सटेंस की पैरामैग्नेटिज्म मेजर करी जाती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, जैसे लंबाई मापने की पैमाना मीटर है, मास मापने का पैमाना किलोग्राम है, टाइम मापने का पैमाना सेकेंड है। उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस कितनी पैरामैग्नेटिक है, कोई भी सब्सटेंस कितनी पैरामैग्नेटिक है, इसे मेजर करने का जो पैमाना है, कोई भी सब्सटेंस कितनी पैरामैग्नेटिक है, इसे मेजर करने का जो पैमाना है वह मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट वह पैरामीटर है जिसके द्वारा पैरामैग्नेटिज्म मेजर करा जाता है। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या कि डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट या ऐसे को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आप जानते हैं डी ब्लॉक जो एलिमेंट होती है पी और एस के बीच में है, तो है ना, इधर पीरियोडिक टेबल में
पीरियोडिक टेबल में क्या है, तो इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, इधर डी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक मेनली मेटल है, पी ब्लॉक मेनली नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल में परिवर्तन हो रहा है, इसी से कहा जाता है ट्रांस एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस एलिमेंट। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांस एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांस एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटम्स, BM मतलब बोर मैग्नेटम, BM मीन्स बोर्स मैग्नेटम, जहाँ पर n क्या है, तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वह पैरामीटर है जिसके द्वारा पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस की मेजर करी जाती है। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर्स मैग्नेटम, तो जहाँ पर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि अगर हम लोग कह दें कि इफ n इज इक्वल टू 1 है, अगर किसी भी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू, मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये अंडर रूट 3 बोर्स मैग्नेटन हो जाएंगे। तो अंडर रूट 3 बोर्स मैग्नेटन मतलब क्या होता है, 1.73 बोर्स मैग्नेटन। उसी तरह से यदि किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इज इक्वल टू अगर 2 हो गई तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या हुई, अंडर रूट 8 बोर्स मैग्नेटन हो गई। मतलब इसका अगर करेंगे तो 2.84 बोर मैग्नेटन आ गई। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो 3 2 5 गुना 3 मतलब अंडर रूट 15 बोर मैग्नेटन। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.83 बोर मैग्नेटन आ जाता है। उसी तरह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 कर देंगे तो ये 4, ये 4 2 6 अंडर रूट 24 होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटन। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो ये 4.90 बोर मैग्नेटन आ जा रहा। एंड इसी तरह से करते जाएंगे। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटन आ रही है। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटन आ रही है। अगर n इक्वल टू 3 है तो 3.83 बोर मैग्नेटन आ रही है। 4 है तो 4.90 बोर मैग्नेटन आ रही है। उल्टा करके भी कह सकते हैं कि किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग है, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, 4 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिज्म को मेजर किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है, +2 बोर मैग्नेटन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटन, और n इज इक्वल टू 4 तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग। या उल्टा करके भी कह सकते हैं कि अगर किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। उसी तरह से डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये डायमैग्नेटिज्म क्या है, ये डायमैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या है, तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से या कि मैग्नेट से बिकली रिपेल हो जाती है। तो डायमैग्नेटिज्म क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी है किसकी, तो सब्सटेंस की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच, जिसके कारण इट गेट बिकली रिपेल्ड, इट गेट बिकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म, एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिज्म क्या है,
तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस है, जिसके कारण सब्सटेंस बिकली रिपेल हो जाता है मैग्नेट द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। अगर किसी सब्सटेंस को किसी चुंबक के नजदीक ले जाएं और वह चुंबक उस सब्सटेंस को बिकली रिपेल कर दे तो उस सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं और ये गुण डायमैग्नेटिज्म कहलाती है। तो डायमैग्नेटिज्म क्या हुई? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट गेट बिकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो सब्सटेंस जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती है वह डायमैग्नेटिक होता है। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। मतलब सब्सटेंस या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीधे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, या कि सब्सटेंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो जो अकेला हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल पैरामैग्नेटिक, या कि सॉरी बिल डायमैग्नेटिक, बिल डायमैग्नेटिक। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड in which central metal have no unpaired electron bill डायमैग्नेटिक। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, और जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी वह क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, आकर्षित होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जिसके पास वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी वो क्या होती? तो पैरामैग्नेटिक। और वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी वो डायमैग्नेटिक। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो होगा पैरामैग्नेटिक, और वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के पास सारी की सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी वो डायमैग्नेटिक। तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सेंट्रल मेटल के पास सारी की सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी वो क्या होगा? तो डायमैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जो पूछा है एडवांस में कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrCO6 in Bohr magneton, in Bohr's magneton. The magnetic moment of CrCO6 in Bohr magneton is A choice 0, B choice 3.84, C choice 4.90, D choice 5.92। करा कि बताइए द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrCO6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो वो क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक। अगर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी तो डायमैग्नेटिक। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, अगर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी 1.73 बोर मैग्नेटन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग। तो यहां पर ध्यान दीजिए सोल्यूशन, यहां पर क्या है? तो Cr ये CO6 है, ये है। तो बेसिक क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं ये अगर पता करना है तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें देखनी होगी। तो यहाँ क्रोमियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर होती है 24। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 जिसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। ऐसे मैंने आपको बताया था जी कि स्कैंडियम टू जिंक इज कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट। ये क्या है? तो 3D सीरीज एलिमेंट है। स्कैंडियम टू जिंक इज कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट। स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 21 है तो इसकी कॉन्फिगरेशन आर्गन
4s2, यहाँ पर चूंकि 1 है तो 3d1 हो जाता था। टाइटेनियम के एटॉमिक नंबर 22 है तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, तो आर्गन 4s2 3d2। वेनेडियम की एटॉमिक नंबर 23 होती है जी, तो यहाँ पर आर्गन 4s2 यहाँ तक 3 है तो ये 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 है, इसका भी आर्गन 4s2 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये क्या हो जाता है, तो ये आर्गन 4s1 3d5, ये एक्सेप्शनल है ना, ये एक्सेप्शनल है। उस तरह से अगर मैंनेज है एटॉमिक नंबर 25 कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो आर्गन 4s2 ये 3d कितना, तो ये 5 है तो 5। आयरन की एटॉमिक नंबर 26 है, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो आर्गन ये 4s2 ये 3d6। कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फिगरेशन सेम यही हो जाएगा, यहाँ 27 है तो 3d7। तो आपने सिंपली कहते थे कि आर्गन 4s2 सब में कॉमन है, 3d6 एलिमेंट क्या है, आर्गन 4s2 सब में कॉमन है, इसको तो एक्सेप्शनल है, आर्गन 4s2 सब में कॉमन है, आर्गन 4s2 आर्गन 4s2 आर्गन 4s2, ये तो एक्सेप्शन है, आर्गन 4s2 आर्गन 4s2 आर्गन 4s2। अगर 21 है तो 3d1, 22 है तो 3d2, 23 है तो 3d3, 25 है तो 3d5, ये तो एक्सेप्शन है ना, 26 है तो 3d6, 27 है तो 3d8, 28 है 3d8, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग को बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़नी है वो किसके, तो 3d सीरीज एलिमेंट की ही, तो इसलिए ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, आपको लिखने के लिए आना चाहिए, अदरवाइज आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये क्रोमियम CO6 है, ये क्रोमियम CO6 है, ठीक है, क्रोमियम CO6 है। तो यहाँ पर क्रोमियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 24। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो ये आर्गन हो गई, ये आर्गन, ये क्या, तो 4s1 3d5, ये 4s1 3d5 हो गई, ठीक है। आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, सजावट कर भी लिख सकते हैं, ये आर्गन, ये 3d चूंकि अंदर का है तो ये 3d5, ये 4s1, ऑटोमोस यहाँ पर 4 है। इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो आर्गन, ये 3d है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5, डी में कितने ऑर्बिटल्स, तो 5, 1 2 3 4 5, ये 3d हो गई, और ये आपका क्या, तो 4s हो गया, ये 3d ये 4s हो गया। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो एक एक करके 1 2 3 4 5, और ये 4s1 हो गया, दिस वन क्रोमियम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ये डिपेंड करता है लिगैंड के ऊपर। यदि यहां पर लिगैंड बिग फील्ड है, यदि लिगैंड बिग फील्ड होता, जैसे यहां पर NH3 होती, या यहां पर अगर सपोज Cl होता, या कोई और लिगैंड होता जो बिग फील्ड का है, H2O होता सपोज, तो ऐसी रह जाती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मान लेते यहाँ पर H2O होता तो ये ऐसी रह जाती है लिगैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन यहाँ CO है, आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड, एक बिग फील्ड लिगैंड और दूसरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। बिग फील्ड लिगैंड को हम लोग हाई स्पिन लिगैंड भी कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को हम लोग लो स्पिन लिगैंड भी कहते हैं। तो बिग फील्ड लिगैंड क्या करता है, तो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं करता, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है वो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है वो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता, तो फोर्सली पेयर कर देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर CO क्या है, तो CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगी वो क्या करेगा, तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देगा। तो ऑब्वियसली ये CO क्या है, COCl- के बारे में बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये CO क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो इसलिए क्या करेगा, तो सो इट विल फोर्सली पेयर, इसे फोर्सली पेयर कर देगा किसे, तो फोर्सली पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसे क्या करेगा, तो फोर्सली पेयर कर देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अगर फोर्सली पेयर कर दे तो कॉन्फिगरेशन होगी आर्गन, ये 3d है, d में कितने ऑर्बिटल्स, तो 5, तो ये 1 2 3 4 5, ये 3d हो गई, और ये आपका 4s है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, तो CO इन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देगा, तो ऑब्वियसली ये जोड़ी बन जाएंगी, ये आपकी जोड़ी बन जाएंगी, आपकी जोड़ी बन जाएंगी। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो 0, तो n मतलब यहाँ पर 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, तो 0 होगी। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो 0 होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो 0 होगी। तो वह सब्सटेंस जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती है वो क्या होता, तो डायमैग्नेटिक होता है, और वह सब्सटेंस जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। तो पैरामैग्नेटिज्म को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, तो
मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ करा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कलर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की कलर, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर ऑब्वियसली, तो कलर ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड, तो एक कंपाउंड शो करता है कलर्ड, मतलब कंपाउंड विल कलर्ड इफ इट हैज एटलीस्ट एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है। तो a compound having at least an unpaired electron will colored। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर्ड होता है। तो ऑब्वियसली इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच, वैसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें इन विच वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें इन विच सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल है, have unpaired electron will colored। तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर्ड होता है। तो कलर ऑफ कंपाउंड एक ऐसी कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होता है। सो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर्ड होता है। और बेसिक कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू, जो कलर होती है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having unpaired electron is colored due to dd ट्रांजिशन। करें कि जी सेंट्रल मेटल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होता है, और तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों होता है, तो डी ट्रांजिशन के कारण होता है। अब डी ट्रांजिशन आप आगे पढ़िएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ये डी ट्रांजिशन आप आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वहां पर पढ़ेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में जो डी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूट जाती है। जैसे ये डी सब ऑर्बिट है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। एक को कहा जाता है डी एक्स बाई, दूसरे को कहा जाता है डी बाई जेड, तीसरे को कहा जाता है डी एक्स जेड, चौथे कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होती है, तो डी सब ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल्स है वो 2 सेट में टूट जाता है। एक कहलाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, जैसे ये हो गया डी एक्स बाई, ये डी बाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये कहलाता है ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये कहलाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। और दूसरा होता है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हो गया, तो ये कहलाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो एक कहलाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक कहलाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल का जो डी सब ऑर्बिट्स है उसकी डीजेनरेसिटी स्प्लिट कर जाती है। ये सब सेम एनर्जी का है, ये भी यहाँ पर सेम एनर्जी का है, लेकिन जैसे लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करता है, तो जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की वो स्प्लिट कर जाती है 2 सेट में। एक सेट को कहा जाता है, एक समूह को, ये जो तीनों का समूह बना इसे कहा जाता है 2DG सेट ऑफ ऑर्बिटल, और इसे कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, और इसके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है इसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और वैसे अगर 6 लिगेंड अगर अप्रोच करता है इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ डेल्टा नॉट क्या है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी जस्ट मैं टर्म को बारे में बता रहा हूँ कि छोटे छोटे टर्म आप थ्योरीज को अगर कंप्लीट नहीं कर रखे तो छोटे छोटे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वह कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है। तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो कलर होगी। वैसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो कलर होगी। तो जो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है वो ड्यू टू डी ट्रांजिशन होती है। कि डी ट्रांजिशन क्या होता है? तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड के प्रेजेंस में जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की, जो डीजेनरेसी है डी सब ऑर्बिट की स्प्लिट कर जाती है दो सेट में। एक सेट को कहा जाता है TTG सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है इसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला तो नेचर ऑफ लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल। पहला क्या? तो नेचर ऑफ लिगैंड, कैसा लिगैंड अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, कैसा है। ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज कितनी है, तो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। ऑब्वियसली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड हुआ तो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देगा। तो ये जो एनर्जी का गैप है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो नेचर ऑफ लिगैंड के ऊपर, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल के ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, है ना। तो सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो वह सेंट्रल मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या करता है? तो ये जो अगर किसी सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा? तो इससे डिफिनिट वेवलेंथ का मतलब डिफिनिट कलर का लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, तो क्या होगी? तो कलर शो करेगा। मतलब इसे एक निश्चित एक डिफिनिट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो डिफिनिट कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और हायर पर जाएगा। फिर हायर पर जाने के बाद आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो बहुत ज्यादा समय तक तो रहता नहीं है, विद इन माइक्रो सेकेंड क्या होता तो वापस आ जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिनिट कलर का एक निश्चित रंग का वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है तो फिर वो नीचे आएगा और कलर शो करेगा। तो सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, वो क्या होता? तो कलर्ड होता है। और ये कलर क्यों होता है? तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन क्या होती है? तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड के प्रेजेंस में जो डीजेनरेसी है डी सब ऑर्बिट्स की, जो डीजेनरेसी मतलब ये जो सेम एनर्जी आपको दिख रहा है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, डी सब ऑर्बिट की डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी सेम दिख रहा है वो स्प्लिट कर जाता है, वो टूट जाता है दो सेट में। एक सेट को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। इसके बीच में जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड के ऊपर, मतलब जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड होगा उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, मतलब जितना ज्यादा लिगैंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल की तरफ उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज होती है उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी का गैप हो वो कितना होगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड के ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल के ऊपर। तो इसे आप आगे डिटेल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप पढ़ेंगे। अभी जस्ट इतना ध्यान रखिए कि वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है। और वो जो कलर होता वह जो कलर होता है जो कलर होता है वो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। ध्यान दीजिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी ऑफ लिगैंड के ऊपर, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड कहिए आप सीधे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। जितनी ज़्यादा चार्ज होगी सेंट्रल मेटल के ऊपर उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो ये आगे
डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल अभी ध्यान रखिए कि वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंटर मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है, और वो कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जो डी सब ऑर्बिट की ऑर्बिटल्स है वो दो सेट में, दो समूहों में वितरित हो जाता है। एक सेट को कहा जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे सेट को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है इसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा नॉट लिखे, मतलब लोग लिखे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर टेट्राहेड्रल, अगर आपको सपोज लिगेंड 4 है तो हम लोग वहां पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो कहलाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट ध्यान रखिए कि वैसे स्पेसिस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, वह कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है कलर होता है। तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो कलर्ड होगा, और वो कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर करें अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कलर्ड कंपाउंड। करें इन सारे में पहचानिए कलर्ड कंपाउंड CuCl2, K3CuCN4, CuF2, CuCH3CN, BF4। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वह कंपाउंड जिसमें सेंटर मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी वो क्या होगा? तो कलर्ड होगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर्ड होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड में, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, ट्रांजिशन मेटल के अंदर, मतलब सेंटर मेटल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होंगी। तो यहाँ पर CuCl2 है, 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2, यहाँ Cu+2 है। यहाँ K3CuCN4 है, 1 पोटेशियम के ऊपर +1, तो 3 पोटेशियम के ऊपर +3। ऑब्वियसली1 CN के ऊपर -1 CN के ऊपर -1, तो 4 CN के ऊपर कितनी? तो -4। कुल जीरो करने के लिए यहाँ पर कितनी देनी होगी? आप जानते हैं किसी मॉलिक्यूल में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम होती है वो 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको मैंने बताया है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो 1 पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की, इसलिए 1 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 3 पोटेशियम के ऊपर +3, 1 साइनाइड के ऊपर -1, तो 4 साइनाइड के ऊपर -4। कुल जीरो करने के लिए +1 देने होगा। उस तरह से CuF2 है, 1 फ्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर -2। कुल जीरो करने के लिए यहाँ +2 देनी होगी। और CuCH3CN4 BF4 है, यहाँ पर BF4 के ऊपर -1 होती है। ठीक है जी, जैसे BF3 होता और F- होता, ये आपस में मिल करके ये क्या बनाता? तो BF4 माइनस, मतलब BF4 के ऊपर -1 होती है। ध्यान रखिएगा, BF4 के ऊपर कितनी? तो -1। और ये क्या है? तो मिथाइल साइनाइड। ये एक्चुअली क्या है? तो CH3 मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड क्या है? तो एक मॉलिक्यूल है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो जाए, जैसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल है, ऑब्वियसली मिथाइल एमीन है। तो ये सब क्या है? तो मॉलिक्यूल है। मिथाइल क्लोराइड है, ये सब क्या है? तो मॉलिक्यूल है। मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये सब क्या है? तो एक मॉलिक्यूल है। तो इन सारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी होगी? तो 0 होगी। तो उसी तरह से मिथाइल साइनाइड है, एक मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होती है 0 होती है। तो यहाँ पर एक CH3CN के ऊपर 0 चार्ज, तो यहाँ पर ये 0। यहाँ कुल जीरो करने के लिए आप जानते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें पूरे चार्ज को 0 करने के लिए ये Cu+1, तो ये आपका Cu+2 है, ये Cu+1 है, Cu+1 है, Cu+2 है। कर बताइए इन सब में से कौन सी कंपाउंड कलर्ड है? तो बेसिक यहाँ पर क्या है? तो 2 तरह के कॉपर आयन, एक Cu+1 है और दूसरे Cu+2 है। तो बेसिक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो कॉपर +1 और +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कॉपर है, तो कॉपर की एटमी नंबर 29 होती है। ऑब्वियसली 3D सीरीज एलिमेंट की है, स्कैडियम टू जिंक वाली है। तो सब में आप जानते हैं कि आर्गन 3D सीरीज एलिमेंट में आपको बताया था आर्गन ये 4s2 होती है, यहाँ होना चाहिए था 3D9, लेकिन आपने पढ़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम और कॉपर की। तो ऑब्वियसली क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है इससे यहाँ 4s1 और 3D10 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप अरेंज कर दीजिए, सजा दीजिए। ये आर्गन ऑब्वियसली ये 3D इनर वाला है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट, उसके सब ऑर्बिट आएंगे, मतलब 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p आएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d आएगा, फिर 4s आएगा। तो ये ऑब्वियसली ये 3D अंदर वाला है, ये 4s1। यहाँ पर अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि Cu+1, तो Cu+1 मतलब क्या हुआ? तो ये आर्गन हो गई, ये Cu+1, ये क्या हो गई? तो ये आर्गन हो गई,
ये Cu+1 ये क्या, तो आर्गन है, ये आपका क्या, तो ये आर्गन है, और ये हो गई क्या, तो ये 4s, ये 3d10, ये 4s0 हो गई दिस वन। अगर आपको कहा जाए Cu+2, तो Cu+2 मतलब क्या हुआ, तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई तो ये क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई तो ये क्या बच जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ऑब्वियसली ये 3d9 हो जाएंगे। इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये आर्गन, ये 3d है जी, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाएगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो 0 है। जबकि आर्गन 3d9 में, ये आर्गन है, ये 3d9 है, अब जानते हैं d में कितने ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें अगर 9 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएंगी, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएंगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। तो बेसिस Cu+1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 0 है। जबकि 3d9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, जिसके कारण ये क्या होगी, तो कलर शो करेंगे, Cu+2 कलर शो करेगा, जबकि Cu+1 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब लिगेंड कैसा हो सके मैटर नहीं करता, तो ये Cu+1 है, ये तो क्या है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, Cu+2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे कंपाउंड क्या होगी, तो कलर्ड होगी। तो इस तरह से करते हैं कि वह कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगा, तो कलर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि ये K4Fe6 है, और K4Fe6 है, मतलब ये जब आयनाइज करेगा तो ये क्या देगा, तो जब आप जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है, आयनाइजेशन स्पेयर, मतलब ये 4K+, और ये क्या है, तो ये Fe6, ये -4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन होता है बाई पोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एट इक्विलिब्रियम। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाई stability of complex is determined by position of formation of complex at equilibrium. तो stability of complex is determined by position of formation of complex at equilibrium. कौन सी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगी ये डिटरमाइन होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें तो ग्रेटर बिल, यहां लिख देते हैं, ग्रेटर बिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम, हायर बिल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, तो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो हायर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिटरमाइंड होती है बाय पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। कौन सी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगी ये डिटरमाइन होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। कौन सी कॉम्प्लेक्स कितनी स्टेबल होगी ये डिटरमाइन होती है पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर बिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी कॉम्प्लेक्स के एट इक्विलिब्रियम पर उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए,
तो जैसे बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हाट, जैसे अगर अपन ले लें एजी प्लस NH3, ये मिल करके ये क्या दिया, AgNH3 होल 2 ये प्लस, दिस ऑब्वियसली Ag प्लस NH3 आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब सिल्वर आयन को अगर अमोनिया में डाल दे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग, इसकी वैल्यू लगभग 10⁻7 आती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो Ag प्लस NH3 से मिलकर के फॉर्म कर रहा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो है इक्विलिब्रियम, ये लगभग 10⁻7 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप ले लिए Cu+2 ले लिए और NH3 को Cu+2 को अगर अमोनिया में डाल दीजिए तो ये फॉर्म कर देता है ये CuNH3 ये 4+2 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है ये Cu ये NH3 ये 4 ये +2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये क्या, ये अपॉन ये क्या, तो Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन ये क्या, तो NH3 ये 4 की NH3 के पावर 4, तो ये Cu+2 NH3 के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻11 होती है इक्विलिब्रियम पर। जबकि अगर वही आप कोबाल्ट+3 ले लीजिए और इसे अमोनिया में डाल दीजिए तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ये CuNH3 ये 6 ये +3, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है CuNH3 ये 6 ये +3 अपॉन ये Cu+3 ये NH3 ये 6, इसकी जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पर। अब मेरा देखिए, अगर सिल्वर आयन को अमोनिया में फॉर्म करा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की मात्रा अपॉन रिएक्टेंट की मात्रा का जो रेशियो इक्विलिब्रियम पर 10⁻7 है। जबकि Cu+2 आयन को अमोनिया में आपने डाला तो प्रोडक्ट की मात्रा अपॉन रिएक्टेंट की मात्रा का रेशियो लगभग 10⁻11 है। जबकि कोबाल्ट+3 आयन को अमोनिया में डाला तो जो प्रोडक्ट की मात्रा अपॉन रिएक्टेंट की मात्रा का रेशियो लगभग 10⁻33 है। तो बेसिक यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं K1, तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि K1 जो है वो मच, यहाँ पर ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि जो K3 है, सिंस K3 इज मच ग्रेटर देन K2 इज मच ग्रेटर देन K1, सिंस इसकी जो ये K1 मान लीजिए ये K2 ये K3, यहाँ पर देखिए K3 की जो वैल्यू है मच ग्रेटर है K2 से, मच ग्रेटर है K1 से। तो बेसिक K3 की जो वैल्यू है मच ग्रेटर है K2 से, मच ग्रेटर है K1 से। तो बेसिक जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम मतलब K3 की जो वैल्यू है वो मच ग्रेटर है K2 से, मच ग्रेटर है किससे, तो K1 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर CuNH3 होल 6+3 की ज़्यादा है किससे, तो CuNH3 होल 4+2 से ज़्यादा है CuNH3 होल 2+ से। तो सिंस K3 इज मच ग्रेटर देन K2 इज मच ग्रेटर देन K1, इसका मतलब ये हुआ इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, तो CuNH3 होल 6+3 की इक्विलिब्रियम पर वो मच ग्रेटर हो जाएगी किससे, तो ये CuNH3 होल 2+2 से मच ग्रेटर हो जाएगी किससे, तो ये NH3 ये +2 से, ऑब्वियसली +1 से। तो ऑब्वियसली ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि सिल्वर आयन को अमोनिया में डाले तो ये बना, इस कॉपर+ को डाले तो ये बना, ये उसको डाले तो ये बना। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 10⁻7 का ऑर्डर का, 10⁻11 का ऑर्डर है, 10⁻33 का। तो इसकी K3 की वैल्यू मच हायर, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस कॉम्प्लेक्स की मच हायर है, इस कॉम्प्लेक्स से मच हायर है इस कॉम्प्लेक्स से। तो K3 ग्रेटर है K2 ग्रेटर K1 से, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है इससे, मतलब इसीलिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो डिटरमाइन होती है
बाई जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है वो डिटरमाइन होती है बाय पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इससे, ज्यादा इससे, इक्विलिब्रियम पर इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इससे, ज्यादा इससे। तो इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉम्प्लेक्स की जो मात्रा है, सघनता है, ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू दिस। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, जो स्टेबिलिटी, इसलिए जो यहां पर आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी हो जाएंगी, इसे आप यहां पर कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी हो गई, यहां पर आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी हो गई किसकी, जो स्टेबिलिटी हो गई, इसे यहां पर जो स्टेबिलिटी हो गई, इसे यहां पर आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी हो गई किसकी, तो जो स्टेबिलिटी हो गई किसकी, तो आप कह सकते हैं CONH3 ये होल 6 ये +3 की ज्यादा है किससे, तो CuNH3 होल 4 ये +2 से ज्यादा है किससे, तो AgNH3 ये होल 2+। तो ऑब्वियसली ग्रेटर विल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम, हायर विल देयर स्टेबिलिटी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब पूछेंगे आप कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों हो गई। अब देखिए सेंट्रल मेटल के ऊपर ज्यादा चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज होने से स्ट्रांगली लिगैंड को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड करेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर चार्ज ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, लिगैंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल से बॉन्ड करेगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी लिगैंड की, मतलब ये जितना ज्यादा स्ट्रांगली लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सेंट्रल मेटल से बॉन्ड करेगा उतनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा हुआ, तो पहला चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी लिगैंड और सेंट्रल मेटल के बीच में। जितना ज्यादा यहां चार्ज की मात्रा होगी उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में, मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दूसरा, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी स्ट्रांग फिर लिगैंड रहेगा उतनी स्टेबल होगी कॉम्प्लेक्स। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल से बॉन्ड करता जाए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या होता है, तो पहला तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगी सेंट्रल मेटल के ऊपर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी। दूसरा, नेचर ऑफ लिगैंड, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा लिगैंड, जितना ज्यादा बेसिसिटी होगी लिगैंड की उतनी स्टेबल होगी कॉम्प्लेक्स। और तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल से बॉन्ड करता जाएगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड, यहां पे देखिए इसकी जो K3 है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा है, चार्ज सबसे ज्यादा। तो जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, हम लोग कहते हैं सिंपली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, मतलब जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन हो, जितनी ज्यादा बेसिसिटी ऑफ लिगैंड हो उतनी स्टेबल होगी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो चीफ फैक्टर है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चैलेसन इफेक्ट। चैलेसन इफेक्ट सबसे प्रमुख कारण होता है, मुख्य कारक होता है। चैलेसन बढ़ने से इंट्रॉपी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहले आप इसको देखिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, किन किन कारणों से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, किन किन कारणों से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। तो फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो ऑब्वियस है सेंट्रल मेटल आयन के पास जितनी ज्यादा, सेंट्रल मेटल के पास जितनी ज्यादा चार्ज होंगी, सेंट्रल मेटल के पास जितनी ज्यादा चार्ज होंगी, सेंट्रल मेटल के पास जितनी ज्यादा चार्ज होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, तो लिगैंड और सेंट्रल मेटल के बीच में। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी।
मतलब स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन। जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ऑन सेंट्रल मेटल आयन। जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी। सेकेंड फैक्टर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड फैक्टर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड होगा, मतलब जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, मतलब उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो स्टेबल होगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो क्या होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगैंड। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगैंड। तीसरी जो फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिगैंड। तो मोर बेसिक लिगैंड, जितनी ज्यादा बेसिक लिगैंड होगी या कि जितनी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगी उतनी स्ट्रॉन्गर या उतनी स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर पाएगा। तो अगर एक ऐसी लिगैंड हो जो बिल्कुल लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए करने के लिए तैयार है, मतलब स्ट्रॉन्ग फिल अगर लिगैंड है तो वो क्या करेगा? तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। तो ऑब्वियसली जो मोर बेसिक लिगैंड होती है, मोर बेसिक लिगैंड और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर फिल लिगैंड और मोर स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड फॉर्म करता है, फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके? तो बेसिसिटी ऑफ लिगैंड के। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी लिगैंड की लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उतना ज्यादा चिपका रहेगा। तो जितना ज्यादा चिपका रहे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो बेसिसिटी ऑफ लिगैंड के, या बेसिसिटी ऑफ लिगैंड और इसे कह सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंटर मेटल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। लेकिन जो चीफ फैक्टर होता है, जो मुख्य कारक होता है विच अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चैलेसन इफेक्ट। ग्रेड चैलेसन मतलब रिंग की फॉर्मेशन, चैलेसन मतलब रिंग की फॉर्मेशन। अब जानते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंटर मेटल के साथ। तो जितनी ज्यादा रिंग की फॉर्मेशन होती है सेंटर मेटल के साथ उतनी ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की इंट्रोपी होती है, और जितनी ज्यादा इंट्रोपी होती है कॉम्प्लेक्स की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो सारे फैक्टर में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है, सबसे जो चीफ फैक्टर होता है, जो मुख्य कारक होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द चैलेसन इफेक्ट। तो एमोंग दीज फैक्टर जो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है या कहते हैं चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चैलेसन इफेक्ट। चैलेसन इफेक्ट क्या होता? तो जो आप जानते हैं बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंटीमीटर ड्यू टू विच एंट्रोपी ऑफ कॉम्प्लेक्स आर इंक्रीजेड एंड हेंस स्टेबिलिटी गेट इंक्रीजेड। तो ये चीफ फैक्टर होता है, ठीक है। तो बट चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द चैलेसन इफेक्ट। फोर्थ वन इज द चैलेसन इफेक्ट। ये चैलेसन इफेक्ट तो इट इज चीफ फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कारक होता है, मुख्य फैक्टर। इट इज द चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स।
तो चैलेसन इफेक्ट क्या होती है? तो बड़े चैलेसन इफेक्ट, ये चैलेसन इफेक्ट होती क्या है? चैलेसन इफेक्ट होती क्या है? तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या करता है? तो फॉर्म करता है रिंग विथ सेंट्रल मेटल, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच जो इंट्रॉपी होती है, ड्यू टू विच इंट्रॉपी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ड्यू टू विच इंट्रॉपी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन गेट इंक्रीजेज, ड्यू टू विच इंट्रॉपी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन गेट इंक्रीजेज and hence stability get increased। तो चैलेसन इफेक्ट क्या होता है? तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल, जिसके कारण इंट्रॉपी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इंक्रीज कर जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इट इज अ चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज अ चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जितनी ज्यादा, द ग्रेटर विल चैलेसन इफेक्ट, ग्रेटर विल चैलेसन इफेक्ट, जितनी ज्यादा चैलेसन इफेक्ट होगी, हायर बिल, हायर बिल, हायर बिल, हायर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हायर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन among following is, among following is, कह रहा है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन among following is, कह रहे इन सारे में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सी होगी? तो ए चॉइस सपोज है आपका Fe2O 6+2, बी FeCN4-2, सी FeC2O4 whole 3-2, and D FeCl6-2। कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन अमॉन्ग फॉलोइंग इज। अब जरा देखिए, यहां पर FeH2O हो 6+2 है, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +2, यहां भी निकालेंगे तो +2, यहां भी निकालेंगे तो +2, यहां भी निकालेंगे +2, सेंटर मेटल सेम, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। अब लिगैंड है, यहाँ H2 इज अ बिग फील्ड लिगैंड, CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये बिग फील्ड लिगैंड, तो C2O4 इज अ बिग फील्ड लिगैंड। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर CN6 कहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर सबका कितना है? तो एक H2 एक लोन पे डोनेट करता है तो 6H2O 6 लोन पेयर, एक CN- लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो 6N- लोन पेयर, C2O4 की एक आयन 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो ये 6, और यहाँ पर Cl6। तो यहाँ पर सब में सेंटीमीटर के ऊपर चार्ज सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, यहाँ पर बिग फील्ड लिगैंड है, बिग फील्ड लिगैंड है, बिग फील्ड, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कहेंगे जी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं, यहां पर जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो सी है। कि क्यों? क्योंकि C2O4 है जी, ये बाइडेंटेट लिगैंड है। बाइडेंटेट लिगैंड क्या करता है? तो रिंग की फॉर्मेशन करता है। ये क्या करेगा? तो रिंग की फॉर्मेशन करेगा, मतलब चैलेसन इफेक्ट है। और चैलेसन इफेक्ट आ जाने से जो कॉम्प्लेक्स की इंट्रॉपी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब जब चैलेसन इफेक्ट आ गया तो सारे फैक्टर को इग्नोर करिए, सिर्फ क्या देखना है? तो चैलेसन इफेक्ट। तो इसलिए कहा जाता है चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है। यस, अगर ये नहीं रहता, अगर सपोज यहां पर अगर सपोज FeNH3 होल 6+2 होता, तब ये स्टेबल हो जाता, क्योंकि CN- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वह है
चलेशन इफेक्ट होता है। चलेशन इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलेशन इफेक्ट मतलब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंटर मेटल के साथ, जिसके कारण मॉलिक्यूल की जो इंट्रोपी हो इंक्रीज कर जाती है, और जब इंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। इट इज अ चीफ फैक्टर। जितनी ज्यादा चलेशन इफेक्ट होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो यदि जनरली जो भी अभी तक जेईई में पूछा है या नीट में पूछा है उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आंसर आया है उसमें चीफ फैक्टर जरूर डालता है। तो चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चलेशन इफेक्ट। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन होता है पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम पर कितनी मात्रा में फॉर्म हो रहा है उससे उसकी स्टेबिलिटी निर्धारित होती है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम होगी, मतलब जितना ज्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम पर फॉर्म होता जाए उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन। सेकेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तीसरी डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर या बेसिसिटी ऑफ लिगैंड के ऊपर। जितनी ज्यादा बेसिसिटी ऑफ लिगैंड होगी, जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा लिगैंड की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी। लेकिन चीफ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चलेशन इफेक्ट। चलेशन इफेक्ट जितनी ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पार्ट 1 हुआ। इससे जनरली एक क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे 12th बोर्ड हो, इससे एक क्वेश्चन जनरली आता है। छोटे छोटे टर्म है। पहला तो आपको पहला जो क्वेश्चन जनरली 12th वगैरह में आता है कि डबल शॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, डबल शॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है। दूसरा लिगेंड से रिलेटेड। लिगेंड तो आपको जानना ही है अच्छी तरह से, जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से बेस्ड आप आज जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसी पर बेस्ड कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑब्वियसली तीसरा पार्ट में आपको पढ़ा मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड। 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जेईई नीट में भी आता है, लेकिन 12th बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन पक्का आता है एवरी ईयर। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी होता है और एवरी ईयर आना ही आना है। ऑब्वियसली चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।